नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रख लीजिए कि आपके पास एक मैप होना चाहिए और मैप में आप बारी बारी से जिन लोकेशंस के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी उन लोकेशंस को आप चेक करते रहेंगे और मार्क करते रहेंगे अपने अपने मैप पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका यही होता है, बिना मैप के अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जाएंगे तो यह आपको बहुत ही कठिन लगेगी, लेकिन अगर मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। और पहले प्रश्न पे चलने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से दबा देंगे। और जो लोग लगातार साथ चल रहे हैं वह थोड़ा लाइक करते चलिए भाई। चलिए, हाँ, कल आपको टेस्ट सीरीज इस वजह से नहीं मिल पाई थी क्योंकि जो है मुझे देखना था कि आप लोग बेसिक के साथ जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं, और फिलहाल आपका रिस्पॉन्स जो है वह अच्छा तो नहीं रहा। चलिए, तो बेसिक बंद किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 में राज्य के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या फिर डी हरियाणा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा हाल ही में भुवनेश्वर में एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से जो है उड़ीसा राज्य में होने वाले अज्ञात गाड़ियों की चोरी के बारे में FIR दर्ज करवाई जा सकती है ऑनलाइन ही, ठीक है। चलिए, जाहिर सी बात है वर्चुअल है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही ये पुलिस स्टेशन काम करेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पहले टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। बताइए, दीसा पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय डाक विभाग ने चुन्नी गोस्वामी का स्मारक डाक टिकट जारी किया, वे किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी शतरंज। चलिए, तो देखिए भैया, चुन्नी गोस्वामी जो है यहाँ फुटबॉल के खेल से संबंधित है और यह भारत के ऐसे तीसरे फुटबॉलर हैं जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है एक डाक टिकट को या स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है, ठीक है। चुन्नी गोस्वामी ने जो है हाल ही में इनका निधन हो गया है 30 अप्रैल 2020 को, और जो है इनके द्वारा जो है भारत का नेतृत्व किया गया था एशियाई खेलों में। थाईलैंड में हुए एशियाई खेलों में इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था सन 1962 में, और इन्हीं के नेतृत्व में हमने जो है स्वर्ण पदक भी जीता था। फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया गया था, ठीक है, फुटबॉलर थे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए टेस्ट सीरीज ना, कोई भी टेस्ट सीरीज आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि दो तरीके से डिस्कस करना होता है, या तो उसको सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा जाए और आंसर बता दिया जाए, और या फिर थोड़ा उसके डिस्क्रिप्टिव को डिटेल से बताया जाए। लेकिन चूंकि समय कम है तो मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है कि मेरा प्रयास यही है कि मैं दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सकूं, यानी कि थोड़ा बहुत आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए और सही आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा होने की संभावना बिल्कुल न्यूनतम है कि डायरेक्ट वही प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाओ। हाँ, इनसे रिलेटेड चीज़ें जरूर पूछी जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके बात करना किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से, और इस वजह से जो है थोड़ा सा डिस्कशन भी लंबा जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी सब्र रखा करिए और पूरा टेस्ट लास्ट तक देखा करिए। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और थोड़ा जल्दी चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के चेकबुक नामक लघु कथा संग्रह को सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया? ए सलमान रुश्दी, बी चेतन भगत, सी वासुदेव मोही या डी अनीता देसाई। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव मोही की यह लघु कथा संग्रह था चेकबुक, जिसको जो है सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया। सरस्वती सम्मान जो है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और जो है लघु कथा, अगर इसके चेकबुक के बारे में बात करें तो इसमें समाज में हाशिए पर रखे हुए वर्गों के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए, वासुदेव मोही जो है एक सिंधी साहित्यकार है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधी यानी कि इंडो आर्यन भाषा के साहित्यकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस से संन्यास की घोषणा करने वाली मारिया शरापोवा ने अपने करियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे? ए 5, बी 4, सी 6 या डी 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 ग्रैंड स्लैम जीता गया है मारिया शरापोवा के द्वारा, ठीक है। यह जो है 2017 कह रहा हूँ, 2004 में इनके द्वारा जो है 17 वर्ष की आयु में विंबलडन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक बार इन पर प्रतिबंध भी लगा था हाल ही में 2016 में, इन पर 15 महीने का इन्होंने प्रतिबंध पूरा किया था डोपिंग के मामले में, ठीक है। और इन्होंने जो दवा ली थी उसका नाम था मेलाडोनियम, या जो डोपिंग एजेंट जो वो लिया था, डोपिंग एजेंट जिसका सेवन किया था उसका नाम था मेलाडोनियम। कहीं पूछे तो आपको बताना है, या ड्रग्स है एक प्रकार का, या फिर मेलाडोनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं
किस राज्य ने हैप्पी बनानाज नामक ब्रांड के तहत स्थानीय रूप से उगाए गए केले को भारत की अपनी तरह की पहली फ्रूट ट्रेन से रवाना किया? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश? चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। देखिए हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के ताड़पत्री, अनंतपुर का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के ताड़पत्री रेलवे स्टेशन से केलों से लदी एक ट्रेन, ठीक है, केलों से लदी एक ट्रेन आती है कहाँ पर? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। कहाँ पर है JNPT है आपका मुंबई में, यहाँ के लिए रवाना की गई थी। और यहाँ से यानी कि JNPT से यह जो है हैप्पी बनाना केले जो है यह आगे चले जाएंगे ईरान को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ताड़पत्री रेलवे स्टेशन से एक केलों से भरी ट्रेन आती है मुंबई के JNPT पोर्ट ट्रस्ट पर, और यहाँ पर यह जहाज़ के माध्यम से, पानी वाले जहाज़ के माध्यम से ईरान को रवाना कर दी जाएगी या फिर ईरान में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्रूट ट्रेन बोला गया। यह जो ताड़पत्री से JNPT तक ट्रेन आई थी इसको फ्रूट ट्रेन बोला गया। और जो हैप्पी बनानाज की बात कर रहे हैं यह एक ब्रांड के नाम से भेजा गया था, ठीक है। पूरे केले को जो है वह हैप्पी बनानाज ब्रांड के नाम से भेजा गया था और इसी ब्रांड के नाम से यह ईरान में बेचे भी जाएंगे, ठीक। चलिए, लगभग अगर वेट की बात करें तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन 980 मीट्रिक टन के आसपास पूरे केले भरे हुए थे और सिर्फ केले ही थे इस फ्रूट ट्रेन में, ठीक। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ए एक बौने तारे का निर्माण, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सी हिमालय की उत्पत्ति या डी कृष्ण विवर? चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बिग बैंग सिद्धांत जो है वह एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करता है। इस सिद्धांत का मेल मतलब क्या है, मूल क्या है? तो देखिए इस सिद्धांत का कहना था कि आरंभ में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह एक ही गोलक में सिमटा हुआ था और इसका जो है घनत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक। यह गोलक जो है अत्यंत सघन और गर्म हुआ करता था, ठीक है। इस बार ऐसा कहता है बिग बैंग का सिद्धांत। और लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो है इसमें अचानक से एक विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इसकी अत्यधिक सघनता और तापमान के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है और यह जो है टूट करके बिखर जाता है संपूर्ण आकाश या फिर अंतरिक्ष में, और जिसके कारण जो है अलग अलग ग्रहों का, अलग अलग आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अलग अलग आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। उन आकाशगंगाओं में अलग अलग जो है वह ग्रहों का भी निर्माण हो जाता है। सब कुछ मतलब इसी गोलक से निकला हुआ है, सारे ग्रह, सारी आकाशगंगाएं, ठीक। हमारी आकाशगंगा का वैसे क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा को हम मंदाकिनी, आकाशगंगा, मिल्की वे आदि नामों से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था बिग बैंग का सिद्धांत? तो सबसे पहली बार जो है बिग बैंग के सिद्धांत को जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादित किया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था और इसकी जो है व्याख्या या फिर इसके अर्थ को समझाया था सबसे पहले जो है 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने। नाम दोनों याद रखिएगा, रॉबर्ट वेगनर ने सबसे पहले इस सिद्धांत को समझाया था, ठीक। 15 अरब वर्ष पूर्व की यह घटना की बात करता है बिग बैंग का सिद्धांत, जिसके कारण से एक पिंड में विस्फोट होता है और जो है संपूर्ण क्या कहते हैं ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है ब्लू मून की परिघटना की सही व्याख्या है। ए जब किसी कैलेंडर वर्ष में एक ही माह में 3 बार 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। बी जब किसी कैलेंडर वर्ष के लगातार 2 माह में 4 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। या सी जब एक ही माह में 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जब एक ही माह में 2 पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं, यानी 2 पूर्णिमा। भाई चंद्रमा जिस दिन निकलता है हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं, तो 2 पूर्णिमा, ठीक है। जब 2 पूर्णिमा एक ही माह में पड़ जाए तो उसे ब्लू मून की घटना बोलते हैं। होता क्यों है ऐसा? तो देखिए साल में आपको पता है 365 दिन होते हैं और कुछ घंटे प्लस में बचे रहते हैं, ठीक है। इन सबको हम धीरे धीरे जोड़ करके फरवरी का एक दिन तो बढ़ा देते हैं 29, लेकिन यहाँ पर भी कुछ समय बचा रह जाता है, ठीक है। और यह कुछ समय जुड़ते लगभग 2.715 लगभग 2.7154 वर्षों के बाद एक दिन बन जाता है, ठीक है, चंद्रमा के लिए, ठीक। एक कैलेंडर वर्ष में 29.5 दिनों के अतिरिक्त की जो अवधि होती है वह पूर्णिमा के लिए या पूर्णिमा का कारण बन जाती है, ठीक है। चंद्रमा के लिए यह अवधि हो जाती है, ठीक। और क्या होता है कि 2 बार चंद्रमा दिखाई देता है एक ही मास में या फिर एक ही महीने में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सिंपल आपको ये याद रखना है, वह डेट टाइम नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है कि ब्लू मून की परिघटना जो होती है वह एक ही माह में जब 2 पूर्ण चंद्रमा या 2 पूर्णिमा जब एक ही माह में होती है तो उस घटना को कहते हैं ब्लू मून, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से होकर के गुजरती है? ऑप्शन है ए ब्राज़ील, भारत, मालदीव, बी भारत, इक्वाडोर, सोमालिया, सी इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, या डी मालदीव, केन्या और युगांडा। मैप आपके सामने खुला रहना चाहिए, मैं पहले से ही बोल दिया हूँ। वर्ल्ड मैप का खोल लीजिए, वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल वाला पार्ट खोल लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो बताइए कहाँ कहाँ से जो है वह भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए सही आंसर है इसमें, पहले तो यहाँ देखिए भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब भारत से नहीं गुजरती तो कहाँ से और नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरती है तो भैया इंडोनेशिया, सिंगापुर और हांगकांग के आसपास से भी। देखिए यह रेखा यानी कि यह भूमध्य रेखा जो है मालदीव, केन्या और युगांडा से गुजरती है। अगर अन्य देशों के बारे में बात की जाए तो यह गुजरती है इंडोनेशिया से भी, ठीक है। भूमध्य रेखा, आइए क्रम से चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। देखिए सबसे पहले जो है भूमध्य रेखा गुजरती है इक्वाडोर से, ठीक है। इक्वाडोर के बाद आती है यह कोलंबिया। मैप में देखते चलिए, इक्वाडोर की लोकेशन अगर आपको नहीं मिल रही तो दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए, और दक्षिण अमेरिका के मैप में जो है नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। कोलंबिया के ठीक थोड़ा सा नीचे आइए, हालांकि जो है यह कोलंबिया से भी गुजरती। आपको कोलंबिया अगर ना दिख रहा हो या फिर इक्वाडोर ना दिख रहा हो तो ब्राज़ील देखिए बहुत बड़ा बना हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील के बगल में यहाँ पर देखेंगे, ब्राज़ील के पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्वाडोर है, और इक्वाडोर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कोलंबिया मिल जाएगा। तो कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और फिर ब्राज़ील से होते हुए भूमध्य रेखा चली आती है सीधे सीधे अफ्रीका में, और अफ्रीका को यह टच करती है गैबान में, ठीक है। अफ्रीका को यह टच करती है भूमध्य रेखा गैबान में। देखते चलिए एक डॉट 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 करके बीच में लाइन बनी हुई ना, ठीक है। एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना हुआ है, और बीच में जो इक्वेटर यानी कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है उस लाइन को फॉलो करते चलिए, ठीक है। तो इक्वाडोर मिल गया, कोलंबिया मिल गया, ब्राज़ील हो गया। उसके बाद अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में आपको गैबान, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक। सोमालिया पार कर लिया। सोमालिया पार करने के बाद अब आपको मिलेगा मालदीव, ठीक है। सोमालिया पार करते ही आपको मालदीव जाना है घूमने फिरने, ठीक है। और भूमध्य रेखा के साथ मालदीव के बाद यह रेखा चली आती सीधे इंडोनेशिया। भारत के नीचे से होकर के गुजरती है यह रेखा, भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत से नीचे होते हुए यह रेखा चली जाती है इंडोनेशिया, ठीक। और इंडोनेशिया के बाद यह रेखा चली जाती है किरिबाती, ठीक। किरिबाती की लोकेशन मिली कि नहीं आपको? इंडोनेशिया से एकदम सीधे इसी रेखा को देखते चलिए, आपको किरिबाती भी मिल जाएगी, ठीक है। किरिबाती के बाद यह रेखा चली जाती है, एक सेकंड ये सब हटा दूँ। किरिबाती के बाद यह रेखा चली जाती साओ टोम और प्रिंसिप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। कहिए तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, भूमध्य रेखा जो है वह कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है, जिनके नाम क्रमशः पश्चिम से पूर्व की तरफ मैं बोल ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक वृहत स्थल भाग में निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग शामिल था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मेडागास्कर, सी प्रायद्वीपीय भारत, या डी उपरोक्त सभी। अभी भी आपको जो है अपना वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल वाला पार्ट खोले रहना है, ठीक है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी जो है वह गोंडवाना लैंड के भाग हुआ करते थे, ठीक है। एक सिद्धांत था जिसको कहा गया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यह कहता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर जो है समस्त क्षेत्र एक ही भूभाग पर था, ठीक है। समस्त भू क्षेत्र या भूसंधियाँ आपस में जुड़ी हुई थी, भूमि आपस में जुड़ी हुई थी, और इसको चारों तरफ से जो है एक समुद्र घेरा हुआ था, जिसको जो है पैंथालासा कहा गया था, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर थे, इनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, रॉबर्ट वेगनर से अलग, ठीक है। रॉबर्ट वेगनर बिग बैंग के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर की बात कर रहा हूँ, तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था इस सिद्धांत के बारे में, और इस सागर को नाम भी इन्होंने ही दिया था पैंथालासा सागर। बाद में इनके द्वारा कहा गया कि पृथ्वी जो है महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, यानी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते गए, ठीक है। 2 भाग में, पहले यह 2 भाग में बटा, और यह भाग कहलाया आपका कौन सा बताइए? मैप देखिए, मैप में ऊपर का हिस्सा कौन सा है? यह भाग आपका कहलाया, आप बताइए। यह भाग जो है लारेशिया कहलाया था, और नीचे का भाग जो था वो पढ़ा हुआ है आपने सब कुछ, ठीक है। और यह भाग आपका लारेशिया कहलाया, और नीचे वाला भाग कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में मुख्यतः कौन कौन से देश थे? तो गोंडवाना लैंड में अभी ऊपर बताया ना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, नीचे के जो सारे कंट्री गिनते चलिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंटार्कटिका भी इसी में शामिल है कि नहीं? दक्षिण में तो अंटार्कटिका भी है, आर्कटिक ऊपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है? ए कैरेबियन सागर, बी ओखोस्टक सागर, सी बाल्टिक सागर या डी लाल सागर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सागर में अभी तक कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ ही नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? तो देखिए सबसे पहले यह जान लीजिए, यह मान लीजिए दो पृथ्वी के भाग हैं। ठीक है, दो भाग हैं जो कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो धरती के अंदर का गर्म लावा है वह बाहर निकल जाएगा। प्लेटें हैं, ठीक है, धरती के टुकड़े वाला ऊपर वाला मत सोचेगा कि ऊपर से धरती थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो लावा ही निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। धरती नहीं, मतलब ज़मीन जो आपके घर के आसपास की है। ठीक है, तो जैसे ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब जमीन के अंदर से लावा निकल आएगा और इसको कहते हैं अपसरण या डाइवर्जेंट। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती तो उनको अपसरण या फिर डाइवर्जेंस बोलते हैं। और दूसरा होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ रही है और दूसरी प्लेट उसके नीचे धंसती जा रही है और पहली प्लेट उसके ऊपर चढ़ती जा रही है, तो इसको कहते हैं आपका अभिसरण या कन्वर्जेंस का सिद्धांत। ठीक है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, नीचे वाली प्लेट गलती रहती है और लावा ऊपर निकलता रहता है। इस कारण भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट होना सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, इन दोनों रीजनों से सामान्य सी बातें हैं। तो बाकी जो है बाल्टिक सागर कहाँ पे है? तो बाल्टिक सागर की लोकेशन एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप जब लंदन देखेंगे, लंदन के बगल में इधर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मिलेंगी, यहाँ पर आपको यूरोप का कुछ और भाग मिलेगा, जर्मन फ्रांस वगैरह मिलेंगे, और यहाँ बीच का जो समुद्र है इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि यह किसी प्लेट पर नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षेत्रफल के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी छठवां, डी सातवां। थोड़ा डिले हो रहा है ना, और थोड़ा तेज करते हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है सातवां। भारत जो है संपूर्ण भूभाग का लगभग 2.4% भाग घेरे हुए है। ठीक है, इसके अलावा भारत से अन्य अगर बड़े देशों की बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया का नंबर आता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि डेम्पियर होजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रेखा वर्ष 1928 में ब्रिटिशों द्वारा खींची गई थी। दूसरा, यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दो के दोनों ही कथन गलत है क्योंकि जो डोम्पियर होजेस रेखा थी इसको जो है 1928 ने 1828 में खींचा गया था और यह एक काल्पनिक रेखा थी। ठीक है, 1828 में डोम्पियर होजेस रेखा को खींचा गया था और यह एक काल्पनिक रेखा थी और इसको खींचने का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर होजेस। ठीक, अलेक्जेंडर होजेस और कमिश्नर विलियम डेम्पियर को। ठीक है, ये वाला डेम्पियर और ये वाले होजियर, ये थे कमिश्नर और ये थे लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है एक काल्पनिक रेखा खींची जिसे कहा गया डेम्पियर होजेस रेखा। और यह रेखा है कहाँ? तो आप जैसे सुंदरबन का इलाका देखिए, तो सुंदरबन को आप इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो जो ये सुंदरबन की उत्तरी सीमा है, इस सीमा को जो है एक रेखा के माध्यम से जो है सामान्य भूभाग या सामान्य भूमि से अलग कर दिया गया। ठीक है, काल्पनिक माध्यम से, और इसी रेखा को कहा गया डोम्पियर होजेस रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यह रेखा जैसे वैसे सामान्यतः बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के 24 परगना के दक्षिणी और उत्तरी जिलों से होकर के यह रेखा गुजरती है जो डोम्पियर होजेस रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महान हिमालय में अवस्थित है। दूसरा, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तीसरा, इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल और केवल कथन सीन सही है। देखिए जो इंदिरा कोल है यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, वे 3 देश है भारत, पाकिस्तान और चीन। और यह जो है इंदिरा कोल है
एक सेकंड रुकिए। तो चलिए, तो इंदिरा कोल पे जो है 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान की। और यहाँ से प्रश्न से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो जैसे मान लीजिए इंदिरा कोल आपको जाना हो तो इंडिया का फिजिकल मैप खोलिए, वहाँ पर काराकोरम पास या काराकोरम दर्रे को देखिए और काराकोरम दर्रे से आप पश्चिम की तरफ जब बढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहीं पर आपको जो है इंदिरा कोल मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इंदिरा कोल जो है यह महान हिमालय का भाग नहीं है। इंदिरा कोल जो है वह ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय कहाँ पर है बताइए? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। ठीक है, जैसे यह महान हिमालय है, यह महान हिमालय है, तो महान हिमालय के और उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, इसी का भाग है इंदिरा कोल, जो कि भारत के अभी नियंत्रण में है। इंदिरा कोल पर हमारा ही कब्जा है या फिर हमारा ही क्षेत्र है इंदिरा कोल, ऐसे आप जानिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं, बिल्कुल नहीं, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं। इसका नाम जो है 1912 में बल्क वर्कमैन के द्वारा देवी लक्ष्मी के एक नाम, ठीक है, देवी लक्ष्मी कई नाम थे ना, उनका एक अन्य नाम था इंदिरा, उस नाम पर रखा गया था इसका नाम इंदिरा। ठीक बाकी तीसरा कथन बिल्कुल सही। आपको पता है कि 1963 में पाकिस्तान द्वारा जो है हमारे कश्मीर के कुछ भाग को चीन को दे दिया गया था और यही जो है ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, इंदिरा कोल के जो उत्तर में स्थित है, इंदिरा कोल तो मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक, अब इंदिरा कोल के उत्तर में जो क्षेत्र है वह जो है चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा और जल्दी चलते हैं भाई, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं। दरअसल ज्योग्राफी है तो समय इसमें ज़्यादा लगता ही है, आप लोग भी समझ रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ ये निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजन का हिस्सा नहीं है। ए हिमाचल, बी हिमाद्री, सी शिवालिक या डी सह्याद्री। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सह्याद्री। आपको पता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को बोला जाता है सह्याद्री। बाकी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक या जो है हिमालय के ही भाग हैं। हिमालय को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे महान आंतरिक या फिर हिमाद्री का क्षेत्र जो कि उत्तर में पड़ता है, इसके बाद मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय आता है और उसके बाद सबसे दक्षिण में आती है शिवालिक की श्रेणियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि करेवा निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। ए कश्मीर हिमालय, बी पूर्वांचल, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय में करेवा निक्षेप पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है जाफरान की खेती होती है, जो कि एक प्रकार से स्थानीय केसर है, कश्मीर का स्थानीय केसर है, हमारे आपके यहाँ का नहीं है स्थानीय केसर। ठीक है, तो करेवा हिमालय जो है पश्चिमी कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं और यह जो है आपका जाफरान या केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। देखिए इस प्रकार से देखिए, जैसे यह संपूर्ण कश्मीर घाटी है, यहाँ पर जो झीली निक्षेप हैं, ठीक है, झीली निक्षेप हैं, इनमें जो है जीवाश्म वगैरह सब कुछ है, ऐसा नहीं कि जीवाश्म नहीं है। तो जीवाश्म है, पीठभूमि है, दलदली पीठ यानी दलदली भूमि वगैरह के क्षेत्र हैं, यह सभी जो है कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं झीली निक्षेपों को जो है करेवा निक्षेप बोला जाता है। झीली निक्षेपों और पीठभूमि को संयुक्त रूप से मिला करके करेवा निक्षेप बोला जाता है। करेवा देखिए एक प्रकार से कैसी भूमि हो गई, यह है करेवा, ये वाली करेवा है। ठीक है, तो यह करेवा भूमि किस प्रकार का हो गया, यह एक प्रकार की सपाट भूमि भी हो गई ना, निक्षेप है, बढ़ गया है, गाद ज़्यादा जम गया है, तो यह जो है सपाट भूमि का काम कर रही है और यह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। इसी कारण से यहाँ पर जाफरान की खेती भी की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अब 2021 तक स्थगित कर दिया गया है के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन है। 2 दशक बाद, ऐसा नहीं कि जब से शुरू हुआ है तब से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। ए सोनिया लाथेर, बी सिमरन सिंह शेरगिल, सी फवाद मिर्जा या डी गौरव गिल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फवाद मिर्जा जो है इनको 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक में पहला टोक्यो ओलंपिक में जो है घुड़सवारी के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला लगभग 2 दशकों के बाद। ठीक है, इसके पहले जो है इम्तियाज़ अली द्वारा जो है सिडनी ओलंपिक में भाग लिया गया था घुड़सवारी में वर्ष 2000 में। ठीक है, और उनके पहले जो है 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भाग लिया था भूतपूर्व विंग कमांडर आईजे लांबा ने घुड़सवार के रूप में। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। तो फवाद मिर्जा है 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक या किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाले, या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है टोक्यो। फवाद मिर्जा से पहले जो थे उनका नाम याद रखिए बस, इम्तियाज़ अली। बाकी यह तीसरे नंबर पर आते हैं फवाद मिर्जा, जो कि घुड़सवार के रूप में ओलंपिक में भाग लेंगे।
फवाद मिर्जा के द्वारा हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न हुए वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता गया था, जो कि लगभग 36 वर्षों बाद घुड़सवारी में रजत पदक जीता गया था किसी भी भारतीय ओलंपिक के द्वारा या फिर ओलंपियन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई कैब सेवा का नाम बताइए। ऑप्शन है ए शक्ति द पावर, बी शक्ति ऑन फोर्स, सी मित्र शक्ति या डी वीमेन विद व्हील्स। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वीमेन विद व्हील्स जो है यह शुरू किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। कायदे से इसका नाम जो है, इस कैब का नाम है सखा कैब। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है यह भी पूछ ले आपसे। सखा कैब द्वारा यह सर्विस शुरू की गई है दिल्ली में, वीमेन विद व्हील्स। इसमें जो है महिला ड्राइवर ही रहेंगे और यह महिला यात्रियों को ही अपने साथ यात्रा पर ले जाएंगी या फिर इधर उधर छोड़ेंगी। ठीक है, सखा कैब द्वारा अन्य शहरों में भी इस प्रकार की कैब का संचालन किया जा रहा है, जैसे कि इंदौर, जयपुर और कोलकाता में भी। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर ले थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन को, अगर परिवार के साथ कोई पुरुष भी है तो उसको भी जो है इस कैब की सुविधा लिया, उसके द्वारा भी इस कैब की सुविधा लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 37, बी 27, सी 47, डी 28। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। भारत में अब रामसर स्थलों की सूची बढ़कर के हो गई 37। ठीक है, 28 जनवरी 2020 के बाद से। ठीक है, रामसर सूचियाँ कैसी होती तो जानते रहिए। रामसर सूचियाँ जो है यह आर्द्रभूमि स्थलों को जो है राष्ट्रीय महत्व के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, वेटलैंड एरिया को, जिन वेटलैंड एरिया को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है उनको हम रामसर भूमि कहते हैं या फिर रामसर स्थल कहते हैं। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ रामसर स्थल गया कहाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा था। रामसर स्थल कहते हैं जिनकी कुल संख्या भारत में बढ़कर के 47 हो गई। अगर बात करें थोड़ा सा रामसर के बारे में तो यह समझौता, रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो यह हुआ कब था। तो देखो भैया, रामसर कन्वेंशन जो है यह 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था रामसर में। ठीक है, इसी कारण इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। तो यह वेटलैंड को लेकर के है, सामान्यतः आप जानते रहिए एक चीज़ और कि वेटलैंड को लेकर के है। 1971 में कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में। ठीक है, ईरान में एक शहर है रामसर। ठीक है, बाकी जिन अन्य स्थलों को शामिल किया गया तो उनके बारे में जानते रहे। तो इसमें जो है तो 10 नए स्थल जोड़े गए हैं 28 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा। तो वे 10 स्थल कौन कौन से हैं तो सबके नाम आप जानते रहिए। और इन 10 स्थलों को जोड़ने के बाद कुल संख्या 37 हो गई। इसके पहले जो है यह संख्या 10 घटा दीजिए 27। ठीक है, दोनों हर तरफ से प्रश्नों को समझने का प्रयास किया करिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ें और छूट जाए। जिन प्रश्नों को पढ़िए वो प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं, उससे संबंधित चीज़ें आती हैं तो आप उनको कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी चीज़ को पढ़ा करिए। चलिए, तो देखिए इसमें जो है एक शामिल किया गया, इसका नाम स्पेशली मैं लिख रहा हूँ, नंदूर मद महेश्वर नासिक। ठीक है, नंदू मद महेश्वर नासिक, यह महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है, नंदू मद महेश्वर। ठीक है, नासिक में है यह, और यह महाराष्ट्र का पहला वेटलैंड एरिया है जिसे रामसर स्थल में के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए केशवपुर मियाँ व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल, यह जो है पंजाब के 3 अन्य रामसर स्थल हैं। इसके पहले पंजाब में 3 रामसर स्थल पहले से विद्यमान थे, यानी कि पंजाब में कुल टोटल रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई, टोटल हो गई 6। ठीक है, 3 अभी शामिल हुए, केशवपुर मियाँ, व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल। ठीक, नेक्स्ट बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के जो है 6 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें इनके नाम लिख देता हूं क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा हो रही है और यूपी पीसीएस का हमारा टेस्ट सीरीज भी होने वाला है। तो नवाबगंज उन्नाव, ठीक है, उन्नाव का उल्लेख दे रहा हूँ, नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अरगा गोंडा में है यह। ठीक है, पार्वती अरगा। इसके अलावा जो है समन, यह मैनपुरी में है, समन मैनपुरी। ठीक, इसके अलावा समसपुर, यह जो है आपका रायबरेली में है। ठीक है, समसपुर रायबरेली। फिर सांडी हरदोई में है। ठीक, और इसके अलावा एक अन्य सरसई नावर, पूरा नाम है सरसई नावर, यह इटावा में है। ठीक है, तो जानिए यूपी के जो 6 अन्य स्थलों को रामसर स्थल के रूप में सूचित किया गया 28 जनवरी 2020 को, उनके नाम क्रमशः नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, पार्वती अरगा जो कि गोंडा में है, समन जो कि मैनपुरी में है, समसपुर जो कि रायबरेली में है, सांडी जो कि हरदोई में है, और सरसई नावर जो कि आपका
इटावा में है। इन 6 स्थलों के उत्तर प्रदेश के इन 6 स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में सूचित किया गया और इसके पहले उत्तर प्रदेश में एक अन्य रामसर स्थल था और इन सब को जोड़ करके हो गए कुल 7 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 तक किस भारतीय शहर में भारत की पहली अंडर वाटर अंतरजलीय मेट्रो रेल परियोजना पूरी होगी? ए नासिक, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी नई दिल्ली। चल सही आंसर इसका सीधे जानते रहिए, कुछ खास नहीं है। यह भारत में जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतरजलीय मेट्रो रेल परियोजना कोलकाता में बनाई जा रही है, जो कि मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और इसकी कुल लंबाई लगभग कुल लंबाई नहीं, इसकी कुल गहराई समुद्र में यह है 520 मीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बायकुला चिड़ियाघर मुंबई, बी इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली या फिर डी प्राणी उद्यान अलीपुर पश्चिम बंगाल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बायकुला चिड़ियाघर मुंबई में जो है भारत की पहली और सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको बायकुला चिड़ियाघर भी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? ए वनस्पति के प्रकार, बी पहला वनस्पति के प्रकार, दूसरा औसत वर्षा, तीसरा समुद्र से निकटता, चौथा अक्षांश और पांचवा ऊंचाई। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 2 4, ऑप्शन बी केवल 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 5 और ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आप टिक कर लेंगे आराम से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5। ठीक है, देखिए औसत वर्षा किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि जलवायु जिस प्रकार की होगी उस प्रकार की उस क्षेत्र में वर्षा होती है। बाकी आप सबको पता है कि वनस्पति के प्रकार, समुद्र से किसी क्षेत्र की निकटता, ऊंचाई, अक्षांश, महासागरीय धाराएं हो गई, जल से महासागरीय धाराएं हो गई, उच्चावच स्थलाकृति हो गई, मतलब इस प्रकार की स्थलाकृति भी हो गई कहीं पर। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर, ऐसे थोड़ा सा नीचे, इस प्रकार की स्थलाकृति हो गई। इसके अलावा अल्नीनो या लानिनो या फिर मानवों के प्रभाव आदि चीज़ें या फिर एल्बिडो हो गया, इन सब के कारण, जलवाष्प के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के कारण जो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित या फिर प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, सबके बारे में एक्सपीरियंस से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन समय नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उतना चीज़ें मत ध्यान दीजिए, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि वनस्पति के प्रकार, समुद्र से निकटता, ऊंचाई, अक्षांश, उच्चावच या स्थलाकृतियाँ, यानी कि जो इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, महासागरीय धाराएं और पवनें और वायु राशियाँ, ये सब बड़ी मात्रा में जलवायु को प्रभावित करती हैं। और एक चीज़ और, उच्चावच जो स्थलाकृतियाँ, जो मतलब स्थानीय उच्चावच स्थलाकृतियाँ होती हैं, स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, न कि व्यापक पैमाने पर जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऋतु प्रवास पद का अर्थ क्या है? ए यायावरों का प्रवास, बी लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन, सी पक्षियों का मौसमी प्रवास, डी रोजगार के लिए लोगों का पलायन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन ही ऋतु प्रवास कहलाता है। सामान्यतः ऐसे ऋतु प्रवास आपको जो है जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जनजातियों में और हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय में देखने को मिलेगा। इनके द्वारा किया क्या जाता है कि यह जो है ग्रीष्म और शीत प्रवास इनके द्वारा किया जाता है। ग्रीष्मकाल में यह जो है ग्रीष्मकाल में यह पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं और शीतकाल में यह नीचे चले आते हैं। ठीक, इस प्रकार का ऋतु प्रवास होता है। ग्रीष्मकाल में आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊपर बर्फ गल जाती है और यहाँ पर घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। इस कारण इनके द्वारा जो है अपने पशुओं के साथ यहाँ पर चारागाह के लिए प्रवास किया जाता है। ठीक है, पशुओं के चारागाह के लिए प्रवास किया जाता है, लेकिन बाद में जब ठंडी के समय आ जाता है तो यह घाटियों में फिर से उतर के चले आते हैं। ध्यान रखिएगा, जनजातियों का नाम गुज्जर और बकरवाल और हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय द्वारा जो है ऋतु प्रवास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा, दो सूचियाँ दी हुई हैं और बगल में देश दिए हुए हैं। एक तरफ जनजातियाँ हैं और दूसरी तरफ देश है, इनसे संबंधित आपको इन्हें मैच करवाना है, तो मैच करवाइए फटाक से। वीडियो पॉज करके मैच करवाया करिए और थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग। बोल बार बार रहा हूँ लेकिन समझाने के चक्कर में रुक जाता हूँ। चलिए, वैसे इसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है,
तो अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक कर लिया होगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4312। ठीक है, देखिए बद्दू जो है यह अरब से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आइनू आपका जापान से संबंधित है, पिग्मी आपका जो है कांगो देश में रहते हैं, और मसाई आपको मिल जाएंगे केन्या में। ठीक है, बगल से चलते हैं, छू गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मसाई आपको केन्या में मिल जाएंगे। इनके अलावा अगर कुछ और मुख्य लोगों को जानते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में आपको जूलू मिलेंगे। ठीक है, जूलू जनजातियाँ दक्षिण अफ्रीका में है। लेप्स जनजातियाँ जो है उत्तरी फिनलैंड और स्वीडन में है। किर्गिज जनजातियाँ जो है आपको एशियाई क्षेत्रों में मिलेंगी, और गोबी मंगोलाई जनजातियाँ हैं आपको गोबी क्षेत्र में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है बात करें बुशमैन, यह आपको कालाहारी क्षेत्र में मिल जाएंगे देखने के लिए, और एस्किमो आपको ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का और उत्तरी साइबेरिया में मिल जाएंगे, और कजाक आपको कजाकिस्तान क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और याकूत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याकूत आपको साइबेरियाई क्षेत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, लिस्ट आपको दे दी गई है टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम अर्धचंद्र का निर्माण करता है या फिर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करता है? ए भारत, नेपाल, चीन, बी ईरान, पाकिस्तान, चीन, सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, या फिर डी भारत, भूटान और बांग्लादेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यह मिलकर के स्वर्णिम अर्धचंद्र या फिर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण करते हैं। क्या होता है यह स्वर्णिम अर्धचंद्र? तो देखिए भैया, स्वर्णिम अर्धचंद्र में जो देश आते हैं ना, यह जो है विश्व में अफीम के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, इनके अवैध अफीम के, ये भी नहीं कि वैध अफीम के, अवैध अफीम के सबसे बड़े उत्पादक हैं यह जो है तीनों देश, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, जिसमें ईरान में ही अकेले टोटल जो उत्पादन होता है उस 5020 मीट्रिक टन, उसका 4950 मीट्रिक टन अकेले अफगानिस्तान में। ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और इनमें ना ईरान जो है, ध्यान दीजिएगा, ईरान जो है यह अफीम उत्पादक देश नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही भैया बाकायदा अफीम उत्पादित करते हैं। ईरान के द्वारा इनका पारगमन किया जाता है, अन्य देशों में है, ईरान के माध्यम से चले जाते हैं अवैध अफीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो सूचियां हैं, एक जलडमरू मध्य है और दूसरा अवस्थिति है। ऑप्शन है आपके सामने है और आपको इन्हें पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, और फटाक से अपना आंसर टिक कर देना है। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, 1, 4, 3, यानी कि यूकाटन जो है यह कहाँ पर है? यूकाटन जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। ओरंटो आपका पड़ेगा इटली और अल्बानिया के बीच में। मलक्का जल संधि आपको मिल जाएगी कहाँ पर? मलक्का जल संधि आपको मिल जाएगी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। और सबसे अंत में टोरस आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको टोरस जल संधि मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैप में देखते चलिए इन चीज़ों को, ऐसे नहीं छोड़िए। ठीक है, ओरंटो की बात करें तो मैक्सिको आपको यहाँ मिलेगा, क्यूबा आपको यहाँ मिलेगा, और यहीं मैक्सिको और क्यूबा के बीच में आपको ओरंटो जल संधि मिल जाएगी। यूकाटन की बात करें अगर आप, तो इटली आपको ऐसे यहाँ पर यूरोप के मैप में यहाँ पर आपको इटली मिलेगा, और आपको यहाँ पर अल्बानिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्बानिया मिल जाएगा, और इनके बीच की जो जलसंधि है यहाँ पर आपको यूकाटन मिल जाएगा। और अगर बात करें किसकी? मलक्का तो बहुत आसान है। मलक्का तो आपके यहाँ क्या कहते हैं, साउथ एशिया कह रहा हूँ, हाँ साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का है आपको, वहाँ पे देख लीजिए। इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच में देख लीजिए, सुमात्रा के बीच में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? ए कांडला, बी तूतीकोरन, सी हल्दिया, या फिर डी मंगलौर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरन जो है यह भारत का एक क्या कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में लगभग कुल 13 बंदरगाह हैं, और तूतीकोरन जो है यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करवाने वाला वीडियो को पॉज करिए और फटाक से सुमेलित करवाइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोयल कारो परियोजना। यह बिहार की नहीं है, कोयल कारो परियोजना आपकी झारखंड की है। ठीक है, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं सिंगूर बांध के बारे में। तो सिंगूर बांध बनाया जा रहा है मंजीरा नदी पर। ठीक है, यह एक पन बिजली बांध बनाया, यह एक विद्युत उत्पादन भी इस बांध के माध्यम से किया जाएगा, सिंगूर बांध के माध्यम से, जो कि मंजीरा नदी तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगर बात करें पर्टिकुलर जिले की तो संगारेड्डी जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चीज़ों पर।
नेक्स्ट बात कर लें अगर कनाड़ा बांध के बारे में, तो कनाड़ा बांध जो है मिट्टी से बनाया गया बांध है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ एक पक्का बांध है जो कि गुजरात राज्य के माहीसागर जिले में माही नदी पर बनाया जा रहा है। पहला वाला किस पे बताइए? पहला वाला मंजीरा नदी पर, दूसरा वाला जो है माही नदी पर कंडाड़ा बांध गुजरात में माही नदी पर बनाया जा रहा है। सिंगूर बांध तेलंगाना में मंजीरा नदी पर बनाया जा रहा है। और बात करें आपका माता टीला बांध पर, तो माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा बनाया जा रहा है। संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की माता टीला बांध, जो कि ललितपुर में बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। और कोयल कारो 2 परियोजना है, एक नहीं है, एक कोयल है और एक कारो है, ठीक है। इन दोनों परियोजनाओं को झारखंड में बनाया जा रहा है, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में यह परियोजना अवस्थित है, जिसमें कोयल नदी पर बनाया जा रहा है कोयल बांध और कारो नदी पर बनाया जा रहा है कारो बांध, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? एक कर्मनाशा, दूसरा दामोदर, तीसरा ताप्ती और चौथा कोयल। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 और डी 1 2 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर और ताप्ती, यह दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती। दामोदर नदी इधर आपको मिल जाएगी, पूर्वी भारत में मिल जाएगी, और ताप्ती नदी यहाँ आपको सतपुड़ा क्षेत्र में मिल जाएगी, ठीक है, पश्चिम भारत में। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इसके अलावा माही, लूनी, अन्य कुछ नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, माही, लूनी, अन्य कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि जो है पूर्व से पश्चिमी दिशा की तरफ बहती हैं, ठीक है, और या फिर भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, यह से ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी प्रणाली का उदाहरण है? ए बाणगंगा, बी घग्गर, सी लूनी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लूनी या फिर लूनी बोलते हैं इसको। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी, ठीक है, लूनी या फिर लूनी नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह एक अल्पकालिक नदी प्रणाली है। यह नदी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जो कि अरावली के पश्चिम में बहती है, ठीक है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। यह जो है कच्छ के रण में जो है समाहित हो जाती है, अंततोगत्वा यह पूरी तरीके से समुद्र में नहीं मिलती, कच्छ के रण में यह नदी समाप्त हो जाती है। और अल्पकालिक नदी प्रणाली किसको बोलते हैं? जो कि अचानक हुई वर्षा या फिर अचानक भारी हिमपात के कारण जो है प्रवाहित होना शुरू होती है, या फिर नदी बन जाए, एक धारा बनी रहती है और वहाँ पर पानी का बहाव शुरू हो जाता है, ठीक, उनको बोलते हैं अल्पकालिक नदी प्रणाली। यह सामान्यतः जो है क्या कहते हैं, इनको वर्ष भर नहीं रहती है, नदियाँ प्रवाहित नहीं रहती, इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, ठीक है, और जल की कमी के कारण ही यह नदी जो है समुद्र तक भी नहीं जा पाती और लूनी में और जो है कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है, ठीक है। थोड़ा अगर इसके बारे में और जानता हो तो देखिए इसकी 2 शाखाएं भी हैं, जिनका नाम है सरस्वती और साबरमती, ठीक है। यह दोनों शाखाएं एक दूसरे से गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं, ठीक है। पुष्कर के पास से 2 शाखाओं के रूप में लूनी नदी निकलती है, क्रमशः सरस्वती और साबरमती, ठीक है, और यह दोनों जो है एक दूसरे से गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं और आगे यह लूनी के नाम से बहती हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी लेटेराइट मृदा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है ईंट के निर्माण में। देखिए लेटेराइट मृदा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लेटेराइट मृदा में लोहे के ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, लेटेराइट मृदा में लोहे के ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, और साथ ही साथ जो है ऑक्सीकरण निष्कालन जैसी परिस्थितियों के कारण जो है यह चट्टानों के उपर्दन के परिणाम स्वरूप बनती है, ठीक है, और यह लेटेराइट मृदा जो है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से निर्मित होती है, ठीक है। अगर क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, यह जानते रहिए, लेटेराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। हालांकि उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करके यहाँ पर भी सामान्यतः कुछ न कुछ खेती जरूर की जाती है, लेकिन मुख्यतः जो है ईंटों का निर्माण इनसे किया जा सकता है और यह उपयुक्त भी होती है। नेक्स्ट 2 सूचियाँ दी हुई, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है, इनको आपको मैच कराना है, तो जल्दी से मैच करा करके नीचे वाले ऑप्शंस पर टिक करिए, ठीक है। ये पूरा आ जा नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, सूचियों को मैच करवाइए आप लोग, फिर वहाँ पे ऑप्शन आपका टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन टिक करना उतना ज़रूरी नहीं, फिलहाल सूचियों को पढ़ना आपको ज़रूरी है। चलिए तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2, ठीक है। चलिए आइए ऊपर से मैच कराते। देखिए डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, यह लिखी गई थी जग्गी वासुदेव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट
लॉर्ड ऑफ एनानिमिटी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लॉर्ड ऑफ एनानिमिटी लिखी गई थी लॉर्ड जे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था W.V. रमन ने, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में रिलेंटलेस, यह लिखा था यशवंत सिन्हा ने, ठीक। चलिए, तो यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस का मानव से मानव संचरण निम्नलिखित के माध्यम से हो सकता है। ए, श्वसन, छींक के समय निकलने वाली वसन या फिर छींक के समय निकलने वाली बूंदों द्वारा, दूसरा संक्रमणीय पदार्थ द्वारा, और तीसरा संपर्क के द्वारा। आपको बताना है उपयुक्त कारणों में से उपयुक्त वर्णित कोरोना वायरस के संचरण के कौन से तरीके सही हैं? ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सही हैं। क्या कहते हैं, श्वसन या छींक के माध्यम से अथवा संक्रमणीय पदार्थ अथवा संपर्क के द्वारा भी कोरोना वायरस फैल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस के बारे में प्रश्न पूछा जाए, बहुत मुश्किल है। अभी हाल फिलहाल की भी किसी परीक्षा में कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों को नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ, इसकी दवा का नाम जरूर पूछा जा सकता है, हो सके तो, नहीं तो वो भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला देश का पहला इमेजिंग उपग्रह कौन सा है? ए इमीसेट, बी कार्टोसेट 1, सी रीसेट 1 या फिर डी जीसेट 1। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीसेट 1 जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। यह जो है इसरो का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होगा। इसको जो है इसरो द्वारा जो है अपने जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान, नहीं समझे, GSLV, ठीक है, GSLV F10 के द्वारा लॉन्च किया जाना था, ठीक है। हालांकि इसको लॉन्च किया जाना था 5 मार्च 2020 को ही, इस जीसेट 1 को, लेकिन हुआ क्या कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है इसको कुछ समय के लिए टाला गया, लेकिन बाद में जो है कोविड-19 के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया, ठीक। अगर बात करें थोड़ी सी जीसेट 1 के बारे में, तो इसको जो है पृथ्वी की जो है भू स्थितिक कक्षा या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, और उसके अलावा इसका कुल वजन जो है 2275 किलोग्राम का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GSLV F10 से इसको लॉन्च किया जाना था, ठीक है, और अभी भी उसी से लॉन्च किया जाएगा जहाँ तक होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यह एक कैसी सैटेलाइट है? तो यह एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ देखिए, फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है इसरो की, ठीक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन के लिए योद्धावु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपके पास केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। चलिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा जो है योद्धावु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है इस ऐप के माध्यम से सूचना दे सकता है कि कहाँ पर नशीली दवाओं को बेचा और ख़रीदा जा रहा है, और उसको जो है उसके बारे में कोई भी सूचना किसी को नहीं दी जाएगी, या फिर वह एक प्रकार से मुखबिरी काम किया ना, तो उसको लेकर के कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वह चुपचाप यहाँ पर ऐप में डाल करके चला जा सकता है, अपना काम करे सामान्यतः जैसे वह काम करता है। इसी प्रकार का एक ऐप जो है क्या कहते हैं, एक अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, जिसका नाम है ड्रग फ्री हिमाचल, ठीक है। यह भी एक ऐप ही है ड्रग फ्री हिमाचल, वहाँ पर भी सेम इसी प्रकार का अभियान चल रहा है। नेक्स्ट बताइए, RBI ने सुगम तरीके से भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार पर आकलन के लिए DPI के निर्माण की घोषणा की। इस संदर्भ में DPI क्या है? ए डिजिटल प्रीपेड इंडेक्स, बी डिजिटल परचेस इंडिकेटर, सी डॉट्स प्रति इंच या फिर डी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स या फिर डिजिटल क्या कहेंगे इसको हिंदी में, डिजिटल भुगतान सूचकांक, ठीक है। इसका निर्माण जो है RBI के द्वारा किया गया है, ताकि वह सुगम तरीके से भुगतान का जो डिजिटलीकरण हो रहा है उसके विस्तार का आकलन कर सके कि किस प्रकार से डिजिटल भुगतान का विस्तार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नीचे दो कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36। तो कथन ये पूछ रहा है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। कारण आर बताया जा रहा है कि भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। आपको नीचे कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन ए है आपके पास कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही से स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चलिए सोचिए थोड़ी देर, तब तक मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ।
चलिए हो गया। तो देखिए और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए असत्य और क्या कहते हैं, ए असत्य और आर सत्य है। देखिए यहाँ पर एक शैडो जोन बनता है, ठीक है, यह शैडो जोन बनता है। पेन का कलर बदल लूँ, एक सेकेंड, कलर बदल लिया तो सारा बदल गया। जैसे मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, यह इसका कोर है, ठीक है, अंदर का पूरा मैं नहीं बना रहा हूँ। बाकी यहाँ से भूकंपी तरंगें निकलती हैं तो वो इस प्रकार से निकलती हैं, वो आती यहाँ से सीधे इससे टकराती हैं, कोर से टकराती हैं और इस प्रकार से घूम जाती हैं। वहीं कुछ तरंगें जो है इसके अंदर से इसको पार करते हुए निकलती हैं, ठीक है। कौन सी तरंगें पार करते हुए निकलती हैं आप सोचिए और बताइए। लेकिन बीच का यह क्षेत्र जो है यह रह जाता है और इसको बोलते हैं शैडो जोन, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक। बाकी दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि भूकंपी तरंगें जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती है। देखिए वक्राकार पथ पर चल रही है ना पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व के निम्नलिखित द्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पहला बाफन द्वीप, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा ग्रीनलैंड और चौथा विक्टोरिया झील। ऑप्शन है आपके पास 2 3 1 4, बी 3 2 1 4, सी 2 1 2 3 4 या फिर डी 3 4 1 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा द्वीप जो है विश्व का वह जो है ग्रीनलैंड है। इसके बाद न्यूगिनी का स्थान आता है, फिर बोर्नियो और उसके बाद स्थान आता है तीसरे नंबर पर मेडागास्कर का स्थान आता है, फिर जो है बाफिन द्वीप का स्थान आता है चौथे नंबर पर, और पाँचवें नंबर पर बाफिन द्वीप का स्थान आता है और छठवें नंबर पर आता है सुमात्रा, सातवें पर होन्शु द्वीप जो कि जापान का है, आठवें पर विक्टोरिया द्वीप, नौवें पर ग्रेट ब्रिटेन और सबसे अंत में 10वें पर एल्समरे द्वीप आता है, ठीक है। विक्टोरिया द्वीप 8वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्रम भी यही होगा, ग्रीनलैंड यहाँ पर सबसे बड़ा, उसके बाद मेडागास्कर, फिर बाफिन द्वीप और उसके बाद अंत में विक्टोरिया द्वीप आता है, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा बहुत बाफिन द्वीप कहाँ पर है, तो बाफिन द्वीप जो है आपका कनाडा में मिल जाएगा, ठीक। होन्शु द्वीप बता ही दिया मैंने, और एल्समरे द्वीप जो कि सबसे छोटा द्वीप है वह 10वें नंबर पर, मतलब सबसे छोटा नहीं है, 10वें नंबर पर आता है बड़े द्वीपों के समूह पे, वह कहाँ पर है, तो एल्समरे द्वीप भी कनाडा में है। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। ए लौह, बी मैग्नीशियम, सी सिलिकॉन या फिर डी ऑक्सीजन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के भूपरपटी या क्रस्ट में जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसका परसेंटेज भी आपको याद रखना है, 46.71% पृथ्वी के क्रस्ट या भूपरपटी में ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, जिसका परसेंटेज है 27.69% जो है सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी के भूपरपटी या क्रस्ट में। उसके बाद स्थान आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो है 8.07% रहता है पृथ्वी के भूपरपटी पे। फिर उसके बाद स्थान आता है फेरस या फिर आयरन का, और यह जो है पृथ्वी की भूपरपटी पे लगभग 5.05% पाया जाता है। फिर स्थान आता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम जो है पृथ्वी की भूपरपटी में 3.65% रहता है। उसके बाद स्थान आता है सोडियम का, तो सोडियम जो है वह आपका यहाँ पर कैल्शियम सी, ये लिख दूँ ना। उसके बाद जो है स्थान आता है सोडियम का, सोडियम जो है 2.75, याद रखिएगा डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ठीक है, 2.75% सोडियम रहता है। और फिर आता है पोटेशियम यानी के का स्थान, और के जो है वह सब पृथ्वी के क्रस्ट या फिर भूपरपटी पर लगभग 2.58% रहता है, ठीक, 5-6 लिख दिया मैंने, 2.58% रहता है। और फिर आता है मैग्नीशियम जो कि मिलीग्राम में रहता है, और यह जो है 2.08% रहता है mg, ठीक। तो फिर से बता दूं तो देखिए सबसे ज़्यादा पृथ्वी की भूपरपटी या क्रस्ट पर ऑक्सीजन रहता है 4.71%। उसके बाद सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन जो है 27.69% रहता है। उसके बाद एल्यूमिनियम रहता है या 8.07% रहता है। फिर जो है स्थान आता है फेरस का, यह 5.05% है। इसके बाद जो है कैल्शियम है पृथ्वी की भूपरपटी या क्रस्ट पर 3.65%। इसके बाद जो है सोडियम है पृथ्वी की भूपरपटी या क्रस्ट पर 2.75%, और इसके बाद जो है पोटेशियम का स्थान आता है यह 2.58% है। और सबसे अंत में स्थान आता है मैग्नीशियम का, जो कि 2.08% है पृथ्वी की भूपरपटी या फिर क्रस्ट में, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट सूची, 2 सूचियाँ दी हुई, सूची 1 और सूची 2 को आपको एक सुमेलित करना है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके। एक साइड मृदा दी हुई, दूसरी साइड उनसे संबंधित जलवायु क्षेत्र दिए हुए हैं। नीचे आपको सही आंसर को टिक करना है, तो वीडियो को पॉज करके सही आंसर अपना टिक करिए। चलिए
अब तक ना जो है आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3। लेटराइट मृदा जो है गर्म और आर्द्र प्रकार की होती है, ठीक है। यह जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च ऑक्सीकरण और निछालन के परिणाम, चट्टानों के उच्च ऑक्सीकरण और निछालन के या लिंचिंग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है। लेटराइट मृदा में जो है आपका सिलिका या फिर सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेस्टनट के बारे में। तो चेस्टनट जो है यह आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। चेस्टनट मृदा जो है वहाँ पर निर्माण होती है जहाँ पर वर्षा जो है शुष्क क्षेत्रों में, जैसे कि वर्षा शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वर्षा कह रहा हूँ, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, अगर वहाँ पर जो है वर्षा 15 से 30 इंच से थोड़ा सा अधिक हो जाती है, लेकिन तापमान लगभग उतना ही अधिक बना रहता है, वहाँ पर आपको चेस्टनट प्रकार की मृदा मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका अगर पांडजोल की बात करें, पांडजोल या शंकुधारी मृदा की बात करें, तो पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है ना, वो पहला वाला आर्द्र शीतोष्ण प्रकार की यह मृदा होती है। यह जो है अगर सही से बात करें तो यह जो है राखनुमा धूसर संस्तर वाली मृदा होती है, ठीक है। जो पांडजोल या शंकुधारी मृदा होती है राखनुमा धूसर संस्तर वाली मृदा होती है, जो कि कार्बनिक अम्लों द्वारा प्रक्षालित होती है, ठीक है। और यहाँ ये जो है ना बोरियल या फिर समशीतोष्ण, ठीक है। आर्द्र शीतोष्ण लिखा तो एक ही बात है, ठीक है। बोरियल या फिर समशीतोष्ण जैसे आर्द्र भागों और स्थानीय रूप से लोकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह मृदा आपको मिल जाएगी, पांडजोल या शंकुधारी मृदा। नेक्स्ट और लास्ट बात करें अगर चेरनोजोम की, तो चेरनोजोम मृदा जो है यह आपकी समशीतोष्ण स्टेपी क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। चेरनोजोम मृदा जैसे कि आपने पढ़ा है, ठीक है, घास के मैदानों के बारे में, प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जैसे प्रेयरी के मैदान है, अर्जेंटीना में जो पंपास के क्षेत्र हैं, एशिया और पूर्वी यूरोप में जो स्टेपी के क्षेत्र हैं, ये सभी जो है चेरनोजोम मृदा के प्रकार हैं। यह इस मृदा में जो है घास या फिर कृषि या चारागाह के लिए यह मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मृदा जो है दोनों गोलार्धों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों के मध्य अक्षांशों पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एरर है तो 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए बताइए, तो 1 सेकंड, क्वेश्चन पहुँचे तब ना बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा या हवाएं प्रकृति में ठंडी होती है। पहला चिनकू, दूसरा हरमट्टन, तीसरा बोरा, चौथा जोंडा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, और ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल और केवल 3, यानी कि यह जो जोंडा हवाएं हैं, जोंडा जो स्थानीय हवा है, यही बस प्रकृति में ठंडी है। बाकी चिनकू, हरमट्टम और बोरा यह तीनों जो है गर्म हवाओं के प्रकार हैं। देखिए चिनकू जो है, चिनकू का अर्थ ही होता है हिमबच्छी या फिर स्नो ईटर। यह कहाँ पर चलती है, तो अब देखिए, अब मैप देखना शुरू करिए, तो उत्तरी अमेरिका में जो आपको यहाँ पर रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका पर यहाँ बीच में उत्तरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो लिखा हुआ है जहाँ पर, उसके उत्तर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो रॉकी पर्वत मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पर जो है पूर्वी ढाल के सारे, पश्चिमी ढाल ये होती है, ठीक है। यह पश्चिमी ढाल होती है, जो समुद्र वाला एरिया है वो पश्चिमी ढाल होगी, और इधर जो है यह जो क्षेत्र है इसे पूर्वी ढाल कहते हैं। तो पूर्वी ढाल के सहारे बहने वाली गर्म हवा को बोलते हैं रॉकी पर्वत, ठीक है। यह कनाडा से लेके ब्रिटिश कोलंबिया तक के क्षेत्र को कवर करती है। अमेरिका में ही है यह सारे क्षेत्र, ठीक है। कनाडा से लेकर के ब्रिटिश कोलंबिया तक के क्षेत्र को पूरा कवर करती है। ब्रिटिश कोलंबिया आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर साइड में, कनाडा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरमट्टम के बारे में। तो हरमट्टम जो है आपका जो है सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका का मैप देखिए, अफ्रीका का मैप जैसे आप यहाँ पर ये अफ्रीका मान लीजिए, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में मान लीजिए ये सहारा मरुस्थल है ना, तो अफ्रीका के उत्तर में है। तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से यह हवा बहती है और किधर जाती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व से बहना शुरू होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यह एक गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। हरमट्टम के आगमन को पश्चिमी तट पर, हरमट्टम हवा जब चलती है तो इसके कारण जो है अफ्रीका की यह जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, यहाँ पर मौसम अचानक से शुष्क और सुहावना हो जाता है, और इसीलिए जो है इसे गिनी तट का डॉक्टर भी कहा जाता है। हरमट्टम की हवा को गिनी तट का डॉक्टर भी कहा जाता है, या फिर डॉक्टर हवा के नाम से भी इस हवा को जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा बोरा के बारे में जानिए। तो बोरा कहाँ पे बहती है, तो बोरा हवा जो है यह एक बहुत तेज और ठंडी हवा है, जो कि उत्तर पूर्व से इटली, स्लोवानिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में बहती है, ठीक है। यह हवा जो है शीत ऋतु में बोरा हवा आम रूप से बहती है, ठीक है। और ये तब उत्पन्न होती है जब ठंडी हवा जो है पूर्व से पहाड़ों को पार करते हुए तट पर उतरती है। जब ठंडी हवा जो है पूर्व से पहाड़ों को पार करते हुए तट पर उतरती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। इस हवा को आमतौर पर काटा बेटिक पवन भी कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं, काटा बेटिक पवन भी कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। बोरा हवा ठंडी है, जोंडा नहीं, जोंडा में गलती से बोल दिया, जल्दी जल्दी फ्लो में कभी कभी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे नंबर चौथे पे जोंडा हवा के बारे में। तो देखिए भैया, जोंडा हवा जो है आपकी, यह एक गर्म और शुष्क हवा है जो कि अर्जेंटीना में बहती है। अर्जेंटीना की लोकेशन आप देखिए, पहले वहाँ चलिए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का मैप कुछ इस प्रकार से है ना, ऐसे ऐसे पूंछ निकला हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर पूरा किनारे तक नहीं, किनारे तक चिली है, ठीक। दक्षिण अर्जेंटीना यहाँ आपको मिलेगा। यही अर्जेंटीना में जोंडा हवा बहती है, ठीक है। जोंडा हवा अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के सहारे बहती है। इधर एंडीज पर्वत है, यह हवा जो है पश्चिम की ओर से एंडीज अर्जेंटीना में बहती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपको सुमिलित करना है, तो जल्दी से सुमिलित करिए। सूखे के प्रकार और उनकी परिभाषा दी हुई है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक करिए, ठीक है। अब तक जो है आपने अपना वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा उसको बोलते हैं जो कि जलापूर्ति क्या कहते हैं, अपर्याप्त वर्षा की दीर्घ अवधि होती है, ठीक है। अपर्याप्त वर्षा की दीर्घ अवधि को मौसम विज्ञान संबंधी सूखा बोलते हैं। देखिए, जब जो है या ऐसी स्थिति बन जाती है जब सामयिक या स्थानिक वितरण में जो है असंतुलन के साथ साथ लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती, तो उसको बोलते हैं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक। नेक्स्ट, कृषि संबंधी सूखा। तो कृषि संबंधी सूखा देखिए दूसरा नंबर है सही, ठीक। कृषि संबंधी सूखा मृदा में जब मिट्टी में जो है अपर्याप्त नमी होती है जिसके कारण फसलें नष्ट होने लगती हैं, भूमि में आर्द्रता और सूखे के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल विज्ञान संबंधी सूखा तीसरे नंबर पर, ठीक है। जलापूर्ति के बाद भी जलाशयों में जलभृत में जलाशयों जलभृतों में जल स्तर में कमी, मतलब बारिश तो हुई लेकिन जो है उसके बावजूद भी जो जलाशय हैं या जो जलभृत हैं उनमें जल का स्तर यानी कि पानी का स्तर और कम हो गया, न कि वह बढ़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा। सबसे लास्ट में पारिस्थितिकी संबंधी सूखा, तो यह आता है पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक। यानी कि दीर्घावधि जल संकट जिसमें पारितंत्र को भी अत्यधिक क्षति होती उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी संबंधी सूखा। देखिए, जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी आ जाती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ जाता है, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी संबंधी सूखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित की? ए अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर महबूब उल हक, सी डेविड हार्वे या फिर डी कार्ल ओ सायर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया आपको बताना है। चलिए सही आंसर है इसका, देखिए पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक, इनके द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, तो मैं पढ़ देता हूं और आप जवाब दे दीजिए। कथन यह है कि द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और कारण आर बताया जा रहा है कि द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। नीचे दो कूट दिए हुए, सही उत्तर को चुनना है आपको। ऑप्शन ए है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। बी है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि ए सत्य और आर असत्य है और डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए असत्य और आर सत्य, यानी कि कथन गलत है और कारण सही। देखिए, द्रविड़ क्रम की जो चट्टानें वो प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जाती हैं, मिलती हैं आपकी हिमालय और उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। हिमालय और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आपको जो है मिल जाएंगी द्रविड़ क्रम की चट्टानें। यह जो है सामान्यतः 300 से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पहले जो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको द्रविड़ क्रम की चट्टानें बोलते हैं। इनमें मुख्यतः आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कैम्ब्रियन, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैम्ब्रियन, ओडोविसन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनीफेरस, ठीक है। कार्बोनी होता है ना, कार्बोनीफेरस। ये सभी क्रम की जो चट्टानें हैं यह सभी आपकी द्रविड़ क्रम की चट्टानें गिनी जाती है। कैम्ब्रियन, ओडोविसन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनीफेरस, ये सभी चट्टानें जो है आपकी द्रविड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत शामिल है और द्रविड़ क्रम की चट्टानों में जो है जीवाश्म जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में पाया जाता है, दोनों एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किन प्रकारों से प्रभावित करता है? ए पहला, यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है जिसके कारण वर्षा होती है। दूसरा,
यह मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। और तीसरा, यह जेट धारा को 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी कथन सही हैं, इनके बारे में कुछ ऐसा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ए पश्चिमी घाट, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा डी उपयुक्त सभी। आप अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों की डिफिनीशन जानते हैं तो आप जरूर आंसर दे देंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं ये जानिए। तो देखिए ऐसे वन, ये वन जो है ना उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक। उष्ण और आर्द्र क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा जहाँ जो है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो है वह 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उन क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वनों में जो है थोड़ी कम वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक। तो अब क्षेत्रों की अगर बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में ऐसे जो है वातावरण या ऐसी जलवायु है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर इन सभी क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। पश्चिमी घाट इधर का हो गया भारत का, जैसे ये मैप बना दीजिए, तो ये हो गया पश्चिमी घाट का क्षेत्र, इधर का हो गया उत्तर पहाड़ की उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत और विशेषता की बात करें कैसे वन होते हैं, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार में जो है अधिक जो काफ़ी बड़े बड़े और लंबे पेड़ होते हैं और यह लगभग 60-60 मीटर तक के पेड़ होते हैं, ठीक है। 60 मीटर या उससे भी अधिक के ऊंचाई वाले पेड़ हो सकते हैं। और यहाँ पर जो वन होता है ना, यह स्तरीकृत वन होता है, मतलब यहाँ पर आपको झाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएंगी, छोटे छोटे पेड़ भी मिल जाएंगे और बड़े बड़े आपको जैसे बताया गया 60-60 मीटर के पेड़ भी होते हैं, ठीक है। मुख्य पेड़ों के वनों की प्रजातियों की बात करें, पेड़ों की बात करें तो शीशम, महोगनी, एनी और आबुनस जैसे वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शीशम, महोगनी, एनी और आबुनस जैसे वृक्षों की प्रजातियाँ आपको सदाबहार वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर अर्ध सदाबहार वनों की बात करें तो अर्ध सदाबहार वन जैसे इन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है, आपको वहाँ बताया ना 200 सेंटीमीटर वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में, यानी कि इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं के आंतरिक क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के आंतरिक क्षेत्रों के आसपास, अगल बगल या फिर आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है, कम मात्रा यानी कि लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा नहीं होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है, वहाँ पर आपको जो है अर्ध सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। और प्रमुख अगर वृक्षों की बात करें तो इसमें देवदार, होलाक और कैल जैसे वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन यानी कि SDC के साथ मिल करके ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी कि टेरी ने, ठीक है, टेरी का ऐसे नाम देखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, ठीक है, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ठीक है, ने किन भारतीय शहरों में स्वच्छ वायु परियोजना यानी कि कैप की शुरुआत की। कैप का पूरा नाम क्लीन एयर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट स्वच्छ वायु परियोजना की शुरुआत की टेरी ने SDC के साथ मिलकर के। कहाँ पर यह पूछा जा रहा है, ऑप्शन है आपके पास, पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा नासिक और पांचवा पुणे। नीचे कूट से आपको आंसर को बताना है अपने। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 3, बी 1, 3 और 5, सी 1, 2, 4 और 5 और डी 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 5 में जो है स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन यानी कि SDC और टेरी द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से स्वच्छ वायु परियोजना या फिर कैप परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। 1, 2, 4, 5 में कौन कौन से शहर आ जाएंगे, तो देखिए लखनऊ, कानपुर, नासिक और पुणे, इन सभी शहरों में चालू किया गया है कैप परियोजना, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं। उद्देश्य क्या है,
तो इस कैप परियोजना का उद्देश्य है कि जो एनकैप का समर्थन करेगी यह योजना, जो एनकैप का है तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का यह योजना समर्थन करेगी, जो कि जिसका उद्देश्य है कि 2024 तक, एनकैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनकैप का उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक जो है वातावरण में PM 2.5 को PM 2.5 और PM 2.5 और PM 10 की आर्द्रता को या कंसंट्रेशन को जो है, या आर्द्रता कह रहा हूँ, सांद्रता या कंसंट्रेशन को घटा करके 20 से 30% कम कर देना है, ठीक है। आधार वर्ष लिया गया है इसका 2017, ठीक है। 2017 के आधार वर्ष से जो है 20 से 30% PM 10 और 2.5 को कम कर देना है एनकैप के माध्यम से, और यह जो है कैप स्वच्छ वायु परियोजना इसी का समर्थन कर रही है, ठीक है। एनकैप परियोजना को जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ अरविंद कृष्णा किस सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी के मुख्य कार्यकारी या CEO के रूप में चुने गए हैं? A टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, B इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर IBM, C हैवलेट पैकर्ड यानी कि HP और D इन्फोसिस। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए CEO और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए अरविंद कृष्णा। यह ऐसे तीसरे भारतीय बन गए हैं जिनको जो है किसी भी अमेरिकी MNC में, जो किसी भी अमेरिकी एजेंसी में CEO के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। पहले दो कौन है? सत्या नडेला हो गए, और बताइए एक मैं नहीं बताऊंगा, जाइए, नहीं बता रहा। नेक्स्ट, गूगल के कौन है? किस शहर ने डिफिकल्ट डायलॉग 2020 के 5वें संस्करण की मेजबानी की? A पुणे, B नई दिल्ली, C मुंबई या फिर D पणजी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, डिफिकल्ट डायलॉग 2020 के 5वें संस्करण की मेजबानी की गई पणजी के द्वारा, ठीक है। गोवा पणजी में यह डिफिकल्ट डायलॉग 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया, और इसकी थीम थी इस बार की न्याय की स्थिति या फिर स्टेट ऑफ लॉ। उद्देश्य क्या है? तो डिफिकल्ट डायलॉग का उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया में जो समकालीन प्रासंगिक मुद्दे हैं उनको जो है एक वार्षिक मंच प्रदान करना, ठीक है, चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना वार्षिक रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं, दो सूचियाँ दी हुई हैं। एक तरफ तो आपका वो दिया हुआ है, क्या कहेंगे इसको, एक सूची में दिया हुआ है दिवसों के बारे में, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित तारीखों को दिया गया है। आपको मैच कराना है कौन सा सही मैच कर रहा है, तो जल्दी से मैच कराइए, वीडियो पॉज करके मैच कराया करिए। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, वीडियो पॉज करके आपने अपना आंसर जरूर टिक किया होगा। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस को 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। भारत प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया, और भारत विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार देखिए, भारतीय विज्ञान दिवस की थीम थी विज्ञान में महिलाएं, ठीक, याद रखेगा इसको, और 1986 से लगातार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित पानी फिल्टर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरओ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत दूषित जल को झिल्ली में ले जाया जाता है, जो दूषित अवशेषों को रोकते हुए शुद्ध जल को बाहर निकाल देता है। दूसरा, यह डाले गए पानी से 100% घुलित लवणों या आयनों, कणों, कोलाइड्स, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया और रोगजनकों को हटा सकता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, और D न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आरओ तकनीक के माध्यम से जो है जो दूषित जल होता है वह एक झिल्ली के माध्यम से गुजारा जाता है, ठीक है। झिल्ली के माध्यम से फोर्स के द्वारा या एनर्जी के द्वारा अलग से एनर्जी लगाई जाती है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगाई जाती है, यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है ऑस्मोसिस की। लेकिन जो RO यानी कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें जो है एक बल लगाया जाता है, अलग से एनर्जी लगा करके इसको जो है इस क्रिया को संपन्न किया जाता है, ठीक है। बस इतना जानिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मत रखा करिए किसी चीज़ के बारे में, इतना, ठीक है, जहाँ पर आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूषित जल को एक झिल्ली के माध्यम से गुजारा जाता है, और यहाँ से पानी को फिल्टर करके नीचे निकाला जाता है। और इसके माध्यम से क्या 100% पानी प्योर होता है? नहीं, 100% पानी प्योरिटी का दावा भी आप किसी भी प्रचार में नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से आरओ का कोई भी कंपनी जो है ऐसा दावा नहीं कर सकती कि 100% वो पानी शुद्ध करती, ठीक है। 100% घुलित लवणों को इसके माध्यम से हटाया नहीं जाता है, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, केवल और केवल कथन 1 सही है। ऐसा करते हैं, फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं। ज्योग्राफी का है टेस्ट सीरीज, मैं समझ सकता हूँ, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलिए,
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।